यूएस में बहुत सालों से थे। मेरी 3 बेटियां हैं और मेरे बच्चे यहीं पैदा हुआ, यहीं रेज़ हुए। मुझे भी यहाँ पर 42 इयर्स हो गए हैं। तो मेरी जो बीच वाली बेटी है वो यहाँ पर बॉर्न हुई थी यूएस में ही, और उसको बचपन 6 वीक की थी तभी से उसको बुरा आस्थमा का अटैक शुरू होने लगा था। और वो जैसे जैसे बड़ी हो रही थी वो अटैक्स और भी बुरे होते जा रहे थे, और मतलब सब ट्रीटमेंट हो चुका था। और आस्थमा का जैसे आप जानते हैं कोई उसका इलाज नहीं है, खाली आप उसको मैनेज करना पड़ता है। तो डॉक्टर्स ने कहा अब इसको इन्हेलर नेबुलाइज़र, उसी पर रहती थी वो। और मैंने सारे ट्रीटमेंट करा लिए, इंडिया में फिश ट्रीटमेंट भी कराए, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सब कुछ ट्रीटमेंट करा लिया था, किसी से भी उसको फ़ायदा नहीं हुआ। फिर ऐसे टाइम बीता गया। उसको बहुत ज़्यादा एलर्जीज भी थी, जो वो कोई मिल्क प्रोडक्ट नहीं खा पाती थी, उसको ब्लीच से एलर्जी थी, ग्रास से, फ्लावर से, ना पार्क में जा सकती थी, ना स्विमिंग कर सकती थी, ना कोई दूध की कोई चीज़ खा सकती थी, ना आइसक्रीम, ना चीज़। तो उसका बहुत ही डिफरेंट चाइल्डहुड था। और मुझे बड़ी चिंता रहती थी कि लोग कहते हैं जैसे बड़ी होगी ठीक हो जाएगी, पर जैसे जैसे बड़ी हो रही है और भी बुरा उसका अस्थमा हो रहा था। और मैं शिव भक्त हूँ, मैं शिव जी की आराधना करती थी और उनसे बस एज अ मदर एक ही मैं रिक्वेस्ट करती थी और एक ही मेरी प्रेयर थी कि इसको कॉलेज जाने से पहले इसका अस्थमा ठीक कर दीजिएगा। एनीवे उसी दौरान हम 96 में वो भी गुरुजी का बुलावा था कि मेरे हस्बैंड का ओवरसीज़ असाइनमेंट सिंगापुर में हुआ और हम सियाटल से सिंगापुर मूव हो गए। और वहाँ जा कर के वहाँ पर भी उसको बहुत ज़्यादा एलर्जीज थी। उस समय वो 14 इयर्स की थी। वो खाली इन्हेलर पर ही रहती थी, हर 2 घंटे में उसको पफ्स लेने पड़ते थे। अटैक होता था तो उसको फिर नेबुलाइज़र देना पड़ता था। तो ऐसे ही चल रहा था। और कोई भी वो ना पार्क में खेल सकती थी, ना बाहर अपने उसमें कैंपिंग में जा सकती थी स्कूल की तरफ से, कुछ भी, मतलब बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस थी। उसी दौरान 98 में एक बार हम इंडिया गए और वहाँ पे मेरे हस्बैंड के चाचा जी हैं, उन्होंने हम लोगों से कहा तुम लोग परेशान हो, मेरे ऐसे गुरु जी हैं और अगर गुरु जी कृपा करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। तो उस समय तक हम लोग बहुत ही परेशान थे और कहीं भी जाने को तैयार थे। और चाचा जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि वो जलंधर के डीजीपी थे, आसाम के थे, तो बहुत ही रिस्पेक्ट थी और ही वॉज अ नो नॉनसेंस पर्सन। तो हम लोग ने सोचा कि ये जहाँ भी ले जाएंगे अच्छी जगह ले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कल तुम लोग आ जाना और फिर हम तुमको ले चलेंगे। मेरे हस्बैंड हम बच्चों को लेकर, उसको अपने बेटी को लेकर के गए और उन्होंने ये कहा था कि जैसे जैसे हम करेंगे वैसे ही करना, पूरा कुछ नहीं बताया था उन्होंने गुरुजी के बारे में। और मैं पूरे रास्ते सोच रही थी कोई गुरुजी बुजुर्ग से होंगे, दाढ़ी होगी और सफ़ेद कपड़े पहने होंगे, ऐसे बैठे होंगे, और यही मन में मेरी पिक्चर थी। पर वहाँ जा कर के सब कुछ चेंज पाया मुझे। मैंने उनको देखा, गुरुजी को, वो जैसे प्रिंस लग रहे थे, अपने आसन पर ब्यूटीफुल रोब पर बैठे हुए थे पहने हुए, और सारी इतनी ब्यूटीफुल वहाँ पे संगत बैठी थी, लेडीज़ बैठी थी और सब कुछ सुंदर लग रहा था। और मैं जब अंदर गई तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये गुरुजी इतने यंग से हैं और डैशिंग पर्सनालिटी, ये कैसे ठीक करेंगे। और कई लेडीज़ उनके पैर दबा रही थीं और बहुत ऊंचा ऊंचा शब्द बज रहा था। और हम लोग पंजाबी नहीं है तो मुझे शब्द बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। एनीवे चाचा जी ने जब प्रणाम किया तो हम लोगों ने भी उनको प्रणाम किया। मेरी बारी जब आई, जब मैंने प्रणाम किया तो गुरुजी ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया, मेरा नाम, मेरे बच्चों का, मेरे सिबलिंग्स, मेरे पेरेंट्स का, सब कुछ बता दिया उन्होंने। और मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सोचा शायद चाचा जी ने बता दिया होगा। आई डिडंट थिंक टू मच अबाउट इट। उस समय मेरे ब्रदर का प्लेन क्रैश हुआ था। ही वॉज ओनली 40 और चॉपर में आर्मी में थे, और he had just passed away and I was going through a lot of depression within myself. I was very very sad. और गुरुजी ने वो भी बता दिया मुझे। Anyway, मैं जाकर के बैठ गई
थोड़ी देर बाद मैं इधर उधर देख रही थी और मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि गुरुजी इतने डैशिंग पर्सनालिटी हैं, ये कैसे करेंगे, ये कैसे ठीक करेंगे मेरी बेटी की को। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था और शब्द भी इतने ऊंचे बज रहे थे। मैंने कहा इतने लाउड क्यों बज रहे हैं यहाँ पर, इतना सब कुछ डिफरेंट लग रहा था मुझे। एनीवे मैं ध्यान में तो नहीं लगी उस समय और बस इधर उधर देख रही थी लोगों को। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने मुझे बुलाया और उन्होंने मेरे से कहा कि तू डाउट कर रही है, इतने डाउट का कोई काम नहीं है, इतने सारा प्रैक्टिकल होता है। तो मैं गुरुजी की तरफ देखने लगी और मैं रोने लगी, क्योंकि गुरुजी का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि आप उस समय एकदम ज़ीरो हो जाते हैं। आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता है, आपकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती है। तो मैं वैसे भी इतनी भरी हुई थी, दर्द में थी अपनी बेटी की वजह से। मैं रोने लगी और मैंने सब कुछ उनको बता दिया, गुरुजी कैसे ना डाउट करूं मैं, मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई, मेरी बेटी को इतनी प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगी, अब ये हो गया वो हो गया, सारी जो जो मेरी बैगेज था इतने सालों का सब कुछ मैंने गुरुजी को रोते रोते बता दिया। गुरुजी ने बड़े प्यार से सुना और उसके बाद उन्होंने ऐसे अपना हाथ उठाया और कहा जा, मैंने तेरी बेटी का कल्याण कर देता। और उस समय मुझे समझ नहीं आया कल्याण का महत्व क्या होता है। मैंने सोचा शायद पंजाबी में ऐसे ही कहते होंगे। फिर गुरुजी कहते हैं जा तू जाके लंगर कर ले। तो मैं दीवार के सहारे जाके बैठ गई। फिर चाचा जी थे, कहते हैं कि गुरुजी बड़े देर तक कह रहे थे, कुछ क्या कहा। हमने कहा, उन्होंने कहा कल्याण कर देता। तो वो खुश होकर कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो ठीक हो गई, पर मैं कन्विंस नहीं थी। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ ऐसा ही होता है। दैट वॉज माई फर्स्ट इंटरेक्शन विद गुरुजी। और उसके बाद जब हम जाने लगे तो गुरुजी ने कहा कि तांबे का लोटा और चांदी का ओम, और उन्होंने एग्जैक्टली बताया था कितना बड़ा ओम होना चाहिए और वो उसको सिल्वर की चेन में पहनना है। तो हम लोग गए और वापस नेक्स्ट डे जब लेके गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने वो लोटा देखा और कहा कि ये नहीं ठीक है। तो मैं समझी नहीं। कहते हैं कि मुझे ब्लेस करने के लिए बेस्ट होना चाहिए। ये लोटे में दाग है और डेंट था। कहते हैं कि जिसमें जो भी लोटा लाओ वो बेदाग होना चाहिए और डेंट नहीं होना चाहिए, चमकता हुआ होना चाहिए। एनीवे फिर उन्होंने एक शॉप का नाम भी बताया, कहा कि वहाँ से लेके आना है। हम लोग नेक्स्ट डे फिर वहाँ से लेके गए। सेकेंड डे तब गुरुजी ने उसको अपने हाथों में लिया और उन्होंने ब्लेस किया, मेरी बेटी को दिया और कहा कि इसमें पानी भर के, जैसे जैसे उनका नियम था कि पानी पीकर सुबह उठ के पीना है, आधे से नहाना है। और वो चांदी के ओम को गुरुजी ने कहा इसको 51 दिन तक पहनना है। फिर संगत जी, वो दिन और आज का दिन, दैट वॉज द लास्ट डे माई डॉटर हैड यूज इनहेलर। जो लड़की 14 ईयर्स तक से 6 वीक्स की थी जब से उसको अटैक शुरू हुए थे, वो दिन और उस दिन, उसके बाद से उसने कभी भी इनहेलर नहीं यूज़ किया। जय गुरु जी। ये गुरु जी की बहुत अपरंपार कृपा है जो फर्स्ट डे ही उन्होंने मेरी बेटी को ब्लेस किया। और कौन हो सकते हैं गुरु जी? गुरु जी भगवान नहीं है तो कौन है? वो महाशिव हैं। मैं शिव की भक्त हूँ, उनको प्रे करती थी और गुरु जी शिव अवतार, गुरु जी शिव खुद आकर के उन्होंने बुला करके मेरी बेटी को ठीक किया। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। फर्स्ट टाइम गुरुजी ने किस तरह से उसको ब्लेस किया। फिर उसके बाद हमारी जर्नी ऐसी चलने लगी। फिर हम सिंगापुर चले गए और सिंगापुर में मैंने वो चांदी का ओम पहना दिया था। जब हम वापस सिंगापुर आए, एक दिन मेरी बेटी वहाँ बैठी हुई थी, होमवर्क कर रही थी और वो चांदी का ओम अपने आप गिर गया। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। मैंने दोबारा उसको दूसरे चेन में डाल के पहनाया। सेकेंड डे वो फिर गिर गया। तो मेरी बेटी कहती है कि माम, गुरुजी ने कहा था 51 डेज। तो हमने जब कैलेंडर में देखा तो उसी दिन 51 डेज हुए थे, एक दिन पहले। तो गुरुजी अपने अकाउंट में, अपने टाइमिंग में, सब चीज़ में एकदम उनका जो एक एक चीज़ का इतना परफेक्ट कैलकुलेशन टाइमिंग वाइज, तो वो भी गुरुजी ने समझा दिया कि जो टाइमिंग है वो गुरुजी 51 दिन कहा था, 51 दिन ही पहनना था। वो अपने आप गिर गया था। और गुरुजी दिल्ली में, हम सिंगापुर में। एनीवे उसको हम लोग ने तकिए के नीचे रख दिया और उसके बाद से उसकी एलर्जीज वगैरह बिल्कुल नॉर्मल हो गई। उसका स्कूल ट्रिप था, उसमें भी वो गई ऑस्ट्रेलिया कैंपिंग में, सब कुछ। मतलब ये
उस समय ऐसा लग रहा था कि हमें भगवान मिल गए हैं। किस तरह से उनको थैंक्स करें, तो मन में इतनी थैंक्स की भावना आ रही थी कि गुरुजी को कैसे थैंक्स करें। तो चाचा जी को हम लोगों ने फ़ोन किया और कहा कि हम लोग गुरुजी को आके थैंक्स करना चाहते हैं और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। वो बहुत खुश हुए। तो मैंने कहा कि कुछ हम यहाँ शॉपिंग करके लाना चाहते हैं। तो वो कहते नहीं गुरुजी कुछ भी नहीं लेते हैं। फिर भी कन्विंस नहीं थी, जो भी था, जो गए गुरुजी को। जैसे ही गुरुजी के दरबार में गए, गुरुजी ने कहा, मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, ये बिल्कुल ठीक हो गई। तो गुरुजी ने उसके गाल में ऐसे प्यार का से थप्पड़ मार के कहा धीरे से कि इन्हें तो ठीक होना ही था। तो गुरुजी आपको ब्लेस भी करते हैं और वो किसी और को उसका श्रेय देते हैं। वो कहते हैं कि इन्हें तो ब्लेस होना ही था। तो गुरुजी इतने मॉडेस्ट, इतने हम्बल गुरुजी, कभी भी उन्होंने ऐसे अपने बारे में कुछ भी नहीं कहा, ग्रेटनेस नहीं दिखाई। सबके साथ प्यार से बात करते थे, सबको अपनाते थे, सबको ब्लेस करते थे, सबका इतना सत्कार करते थे, लंगर खिलाना, सब कुछ। ऐसी जगह हमने कहीं नहीं देखी थी जहाँ आपको कुछ भी देना नहीं होता है। शुरू से कहीं भी जाते थे पहले हमें देना पड़ता था, और ये पार्ट वो पार्ट, इतने पैसे इतने वो। और गुरुजी के दरबार में फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि वहाँ गुरुजी ब्लेस भी कर रहे हैं, आपकी बीमारियाँ भी ठीक कर रहे हैं और कुछ लेते भी नहीं हैं। ये कैसा दरबार है? ये भगवान का ही दरबार हो सकता है। भगवान भी ऐसे ही हैं। तो जो जो क्वालिटी बचपन में भगवान के बारे में सुनी थी, पढ़ी थी, वो सारी क्वालिटीज़ मैंने गुरुजी में देखी हैं। सारी क्वालिटीज़। गुरुजी का शरीर इतना सुगंधित, इतना सुंदर, जैसे शिव जी का है, उसमें एक श्लोक आता है सुगंधित। तो गुरुजी का एक एक अंग से सुगंध इतनी जैसे पुंज हो, इतनी इतनी ज़्यादा रोजेस की फ्रेग्रेंस रहती थी गुरुजी की। आप उनके पास बैठ जाओ तो आपकी बॉडी से भी सुगंध आने लगती थी, आपके बालों से, आपके कपड़ों से। अगर गुरुजी की कृपा हो, अगर आप उनके चरण स्पर्श कर लें, उनको छू लें, उनके हाथ छू लें, तो आपके हाथों में कितने दिनों तक सुगंध रहती थी। आप जितना भी वॉश कर लो, ये भगवान ही है, पूरे भगवान है। फिर उसी प्रकार अब मेरी बेटी ठीक हो गई। अब मुझे लगने लगा कि गुरुजी हमें भगवान मिल गए हैं। और फिर सिंगापुर में बिल्कुल मन नहीं लगता था। जो भी छुट्टियां होती थी, हम पूरे समर भर 3 महीने वहीं आके रहते थे। नोएडा में मेरे पेरेंट्स हैं, उन्हीं के पास आ जाते थे और वहीं से जाते थे गुरुजी के एम्पायर स्टेट। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक बार हम जब सिंगापुर आ रहे थे, सिंगापुर से गुरुजी की बर्थडे में आ रहे थे, तो हमारे एक फैमिली फ्रेंड है प्रेम सिंह। तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि गुरुजी अंतर्यामी। हम सिंगापुर में थे, जो हो रहा था सब कुछ गुरुजी को पता रहता था, एक एक चीज़ उनको खबर रहती थी, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो प्रेम सिंह उस समय इंडिया के एम्बेसडर थे सिंगापुर में, फैमिली फ्रेंड थे। तो वो हमारे घर आए हुए थे और ऐसी ही बातें हो रही थी। वो जब जाने लगे तो हमारे हॉलवे में गुरुजी का स्वरूप जो लगा हुआ है, तो उनको उसको देख करके वो बैठ के कहने कि ये कौन है, बहुत पावरफुल है। तो हम लोग ने गुरुजी के बारे में उनको बताया और वो कहते हैं कि मुझे भी इनके दर्शन करने हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग गुरुजी के बर्थडे में जा रहे हैं, तो आप ज़रूर आइए। कहते हैं ठीक है, हम साथ में चलेंगे। तो उसके बाद 2-3 दिन पहले उनका फ़ोन आया कि मैं नहीं जा पाऊँगा इस बार, क्योंकि कोई मिनिस्टर्स आ गए इंडिया से, नेक्स्ट टाइम जाऊँगा। ठीक है, फिर हम लोग गुरुजी के दरबार में गए उनकी बर्थडे से पहले। जैसे ही मेरे हस्बैंड ने मत्था टेका, गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से कहा और प्रेम सिंह नहीं आया? तो हम लोग एकदम शॉक हो गए कि कैसे गुरुजी, मतलब ये एक्सपीरियंसेस दे के गुरुजी ने हमें समझाया कि गुरुजी अंतर्यामी हैं, उनको सब कुछ मालूम है, उनको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद फिर एनीवे आप काफ़ी पुरानी संगत को मालूम होगा कि प्रेम सिंह जब रिटायर होके दिल्ली आए हैं, तो गुरुजी के कितने बड़े भक्त, और हमेशा वहाँ बैठे रहते थे गुरुजी के चरणों में, और गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया उनको। तो ये मैं छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी इसके बारे में। और उसके बाद इतने सत्संग गुरुजी के स्वरूप के हैं कि कैसे गुरुजी ने आंखें खोलकर मेरे बेटे को दर्शन दिया। जब हम सिंगापुर वापस जाते थे
मन नहीं लगता था और हमेशा लगता था कि गुरु जी के दर्शन को कब जाएं। जैसे आपको एक लगन लग जाती है भगवान से, आपको खाली उनकी बातों में रस आता है, खाली उनके बारे में सोचने में अच्छा लगता है। संगत उस समय नहीं होती थी, सिंगापुर में कुछ भी नहीं था। ऐसा होता था कि बस शब्द सुनने को मिल जाएं, और गुरु जी के बारे में मैं फ़ोन करके पूछती रहती थी वहाँ पर। तो एक बार उस दिन गुरु नानक देव जी का जन्मदिन था, तो मैं कभी वहाँ गई नहीं सिंगापुर में गुरुद्वारे में। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा खड़ा प्रसाद बना करके किचन में, और फिर जाएंगे हम लोग। मेरा बेटा छोटा था उस समय, 5-6 साल का था। वो बॉल से खेल रहा था हॉल में और गुरु जी का स्वरूप लगा था जिसमें उनकी आंखें बंद हैं और उनका चेहरा उनके हाथों में ऐसे है। तो वो बॉल वहाँ पे गिरी तो वो उठाने लगा, तो उसको गुरुजी का दर्शन हुआ। वो आंखें बंद थीं, गुरुजी ने आंखें खोल करके उसकी तरफ स्माइल करके देखा, और वो एकदम से डर गया। वो दौड़ा दौड़ा आया किचन में और मेरे से कहता है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैंने कहा क्यों? तो कहता है मुझे ऐसे वो पिक्चर से गुरुजी ने खोल करके आई कुड इवन सी हिज प्यूपल्स, इतना क्लियर दर्शन दिया। मैं भी गई, मैंने देखा, मैंने कहा मुझे भी दर्शन हो जाएंगे, पर मुझे नहीं दिखाई दिए गुरुजी। दर्शन जिसको देना होता है गुरुजी उसको ही देते हैं। तो एनीवे उसको ब्लेस किया, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब हम गुरुजी के दरबार में गए, तो जैसे ही मेरे बेटे ने गुरुजी को प्रणाम किया, गुरुजी कहते हैं ऐसे, गुरुजी का इतने जोवियल थे गुरुजी, इतने स्माइलिंग, इतने वेलकमिंग, ऐसे धीरे से ऐसे सर कहते, और देखा था मेरी पिक्चर। तो हम समझ गए कि गुरुजी को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वही एक्सपीरियंस देते हैं और वही आपसे सुनवाते हैं। तो इतने सत्संग हैं। और एक बार क्या हुआ कि हम मेरे बेटे का पैर जो था वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था, एंकल उसका, और बहुत उसको दर्द रहता था। उसकी एड़ी में, उसके एंकल में इतनी पेन रहती थी और इतनी स्वेलिंग रहती थी कि वो किसी चीज़ से टकरा जाता था तो चीखें मारता था, और चलने में भी उसको प्रॉब्लम थी। तो हम लोग बहुत परेशान थे। यूएस में पैदा हुआ था, यहाँ सियाटल में भी उसको दिखाया सर्जन को, और सिंगापुर में भी दिखाया, और उसको फिर हम इंडिया गए थे तो वहाँ डॉक्टर सेठी को दिखा के आए थे, और सारे डॉक्टर्स ने कहा था कि इसकी सर्जरी पैर से नहीं, इसके हिप्स से होगी, क्योंकि हिप्स इसका टर्न है अंदर की तरफ। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। 6 महीने तक इसका क्रच वो रहेगा और इसको रॉड डलेगी, और ये सब काफ़ी लंबा था प्रोसेस, और 6 महीने तक इसको ये चल नहीं पाएगा। एनीवे हम परेशान थे, पर गुरुजी ने शुरू में गुरुजी बहुत बात करते थे, बुला के पूछते रहते थे। फिर एक दिन आया जब गुरुजी ने मेरी तरफ देख के कहा आज के बाद बात बिल्कुल नहीं करना, मुझे सब कुछ मालूम है और मैं उसी हिसाब से ब्लेसिंग दूंगा। तो मैं समझ गई कि गुरुजी कह रहे हैं आज के बाद कोई बात नहीं करनी है, और गुरुजी ने कहा टेलीपैथी से बात होगी। एनीवे उसके बाद तो खाली जाते थे, गुरुजी का दर्शन करते थे, हम लोग वापस आ आते थे, और अगर गुरुजी की कृपा होती थी तब वो बात करते थे तो हम लोग उनको बताते थे। तो उस दिन मैं डॉक्टर सेठी को दिखा के अपने बेटे को आई थी जयपुर से, और वहीं बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा कि कित्थों गई थी। तो मैंने बताया, मैंने कहा गुरुजी पूछ रहे हैं तो बता दूं। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे डॉक्टर सेठी को जयपुर में दिखा के लाई हूँ, इसका पैर का ऐसे ऐसे है, सारा बताया उनको तो सर्जरी के लिए। तो गुरुजी ने एक सेकंड देखा उसकी तरफ, कहते नहीं सर्जरी की कोई कॉल नहीं है। और गुरुजी ने उपाय भी बताया कि किस तरह से ठंडे पानी और गर्म पानी से अल्टरनेट उसकी सिकाई करनी है, और मेरे हस्बैंड से कहा कि इसके एंकल में उनको रोज़ मालिश करनी है, और ऐसे ही करना है, यही उपाय बताया गुरुजी ने। एनीवे हम लोग वापस चले गए और वैसे ही करने लगे जैसे गुरुजी ने कहा था। तो उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे कि आफ्टर अ मंथ और सो, एक दिन मेरे हस्बैंड उसकी एंकल में उसको मसाज कर रहे थे, और अचानक और उन्होंने देखा, शुरू में वो बहुत चिल्लाता था, मसाज से पैरों में बहुत दर्द होती थी, और उस बिल्कुल भी उसको मतलब इतनी दर्द ही नहीं हो रही थी। और उससे पहले की बात है कि उन्हीं दिनों सिंगापुर आने से पहले एक दिन हम लोग गुरुजी के दरबार में थोड़ा जल्दी पहुंच गए। करीब 6 बजे थे। गुरुजी अंदर अपने कमरे में थे, वहाँ कोई नहीं था। तो हमने
गुरुजी को प्रणाम किया। मेरे बेटे ने जैसे ही प्रणाम किया तो गुरुजी के आसन के बगल में इतनी बड़ी सी टेबल थी, मार्बल की, बहुत ही हैवी टेबल थी, जिसमें गुरुजी प्रसाद रख के देते थे लोगों को। तो जैसे ही मेरी बेटी ने जैसे ही प्रणाम किया गुरुजी के आसन को, वो टेबल, कोई नहीं था वहाँ पर, और वो टेबल अपने आप उसके उसी एंकल पे आके गिरी है, और इतने कस के वो चीखा है, क्योंकि उसी एंकल में उसको स्वेलिंग थी, तकलीफ थी जो थी। वो इतनी कस कस के रोने लगा, और हम लोग भी घबरा गए। उस समय कक्कड़ अंकल थे सेवादार, तो वो किचन से आइस लेके आए, और मैंने आइस लगाया, और वो रोए जा रहा था। मैंने कहा गुरुजी को डिस्टर्ब ना हो, मैं उसको ऊपर ले गई, ऊपर ले जाके उसको सोफे में लिटा दिया और आइस लगाती रही। और मैंने कहा आज हम यहीं ऊपर ही रहेंगे, नीचे नहीं जाएंगे। और वो थोड़ी देर में सो गया, और संगत आती रहे, गुरुजी भी आ गए, अपने आसन में बैठ गए। और जब वो उठा थोड़ी देर बाद, तो कहता है कि मेरी बिल्कुल भी मुझे तकलीफ़ नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं थी उसको। और वो कहता है कि हम नीचे जाके बैठेंगे। वो अपने आप से सीढ़ियों से उतर के आया, और गुरुजी ने उसका ट्रीटमेंट कर दिया, उसकी सर्जरी कर दी, वो टेबल गिरा के उसके पैरों पर। तो ये बहुत बड़ा सत्संग है, किस तरह से गुरुजी महाराज ने, जो उसको 6 महीने का उसको करना था, और डॉक्टर्स ने कहा था हो सकता है कि ये सक्सेसफुल हो कि ना हो, ये भी नहीं मालूम। तो गुरुजी महाराज की इतनी दया है, किस तरह से उन्होंने उस बच्चे के पैर पर टेबल गिरा करके अपने आप से सर्जरी कर दी। मतलब किस तरह से गुरुजी को थैंक्स करें, शुक्राना करें। गुरुजी बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। और इसी प्रकार से ये हमारी जर्नी गुरुजी के साथ चलती रही, और गुरुजी ने इतने 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 सत्संग दिए हैं। अब इस समय क्योंकि ये कोविड वायरस फैला हुआ है, तो इसलिए मैं सार्स का ज़रूर सुनाऊंगी। सिंगापुर में आप लोगों ने सुना ही होगा, 2003 में या 4 में सार्स आया था, और इतना बुरा था उस समय कि मतलब इतना स्ट्रिक्ट थे कि हम लोग बाहर निकल ही नहीं सकते थे, कोई ग्रोसरी को नहीं जा सकता था, और छोटा बच्चा था, बाहर खेल नहीं सकता था। बहुत ही मतलब एक भयानक सी बीमारी की तरह लग रहा था, और जैसे अभी हो रहा है, उस समय कुछ पता नहीं था उसका। और सिंगापुर गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो बिल्कुल ही घर के अंदर बैठे बैठे खाली न्यूज़ देखते देखते इट वॉज टेकिंग अ टोल इमोशनली, और हमारे मेंटली भी बहुत ज़्यादा हम परेशान थे। और बस ये लग रहा था हम किसी तरह से गुरुजी के दरबार में पहुंच जाएं। एनीवे मेरे हस्बैंड ने कहा चलो ठीक है चलते हैं। तो हम लोगों ने रिस्क लिया, और हम लोगों ने फ़्लाइट एकदम एम्प्टी थी, जैसे हम लोगों के लिए कोई नहीं ट्रैवल कर रहा था। हमने मास्क पहन करके हम लोगों ने फ़्लाइट ली, मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड, हम तीनों जन फ्लाई करके गए वहाँ। फिर उसके बाद गुरुजी के दरबार में नहीं गए, क्योंकि हमें अंदर से थोड़ा गिल्टी लग रहा था कि हम लोग कहीं कैरियर ना हो, और हम नहीं चाहते थे किसी को मेरी वजह से हो। हम घर भी नहीं गए नोएडा, मेरे हस्बैंड ने वहाँ पर इम्पीरियल में अपना रिजर्वेशन कराया था। हम लोग वहीं होटल में जा कर के वहीं हम लोग रहने लगे। 1-2 दिन बीत गया हम लोगों का वहाँ पर मन नहीं मान रहा था। ऐसा लग रहा था खाली दूर से गुरुजी का दर्शन करके चले आएंगे। अब अपने अंदर थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे थे कि मतलब ये मैं ठीक कर रही हूँ मॉरली कि नहीं, अगर गुरुजी के दरबार में जाते हैं पता नहीं क्या होता है। तो पर मन नहीं माना। 2-3 दिन के बाद हम लोग बड़े चुपचाप से, शुरू में तो हमेशा मैं गुरुजी के सामने बैठना चाहती थी कि उनका दर्शन होता रहा, उनका सुंदर स्वरूप का दर्शन होते रहे। पर उस दिन जब हम थोड़ा लेट में पहुँचे, और हम लोगों ne सोचा था एकदम पीछे जाके बैठ जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, गुरुजी का दर्शन करके हम चुपचाप वापस आ जाएंगे। पीछे जाके बैठ गए, और उसके बाद लंगर हुआ। हमने चुपचाप से सर नीचे करके सारा लंगर खाया, और बस लंगर खा के मैं बाहर निकल ही रही थी, और मेरे हाथ गंदे थे। और एकदम से मेनका गांधी जी बैठी हुई थी गुरुजी के बगल में। वो कस के मेरी तरफ कहती हैं कि जो है गुरुजी आपको 2 दिन से याद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आप यहाँ आ गए हो, और आप लोग कहाँ थे, देखिए।